वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लासेस। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जीएस का सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आज के क्लास में हम लोग जीएस में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री के से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछता है कि हिस्ट्री वर्ड जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। इतिहास किस भाषा से लिया गया है? इतिहास शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? क्या वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है? क्या वो यूनानी भाषा से लिया है? क्या वो लैटिन से लिया है? क्या वो संस्कृत से लिया है? क्या वो फ्रेंच से लिया है? तो हिस्ट्री वर्ड जो है, जो हिस्ट्री शब्द है, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान। अब हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं हम लोग? तो हिस्ट्री जो है बेसिकली स्टडी ऑफ पास्ट है। द स्टडी ऑफ पास्ट, भूतकाल की पढ़ाई को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, भूतकाल की पढ़ाई को इतिहास कहते हैं। अब भूतकाल में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? इंक्लूडिंग ऑल द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट, मतलब आज से पहले जितने भी इवेंट घटना घटा है वो पास्ट में आ जाएगा और उसी की पढ़ाई को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इंक्लूडिंग ऑल द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट, आज से पहले जो भी काम हुआ है, जो भी घटना घटा है, वो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी और रिसर्च। जिसका मतलब होता है इंक्वायरी और रिसर्च, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना। पूछताछ करना को ही हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास तो है, कोई चीज़ है इतिहास, जिसको हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ पास्ट। भूतकाल की पढ़ाई को हम लोग इतिहास कहते हैं, लेकिन इतिहास का जनक किसको कहते हैं? क्या वो अरिस्टोटल होगा? क्या वो अरस्तु होगा? क्या वो सुकरात होगा? क्या वो हेरोडोटस होगा? क्या वो प्लेटो होगा? तो फादर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हेरोडोटस। अब हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहते हैं, उसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको भी समझाया गया है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया। घटना को सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रूप में दर्ज करते हैं। कौन करते हैं? हेरोडोटस करते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में घटनाओं को दर्ज करते हैं और स्रोतों का उपयोग किया, और घटना को जो एक व्यवस्थित रूप से असेंबल कर रहे थे, जो लगा रहे थे, उसके लिए उन्होंने स्रोत का भी इस्तेमाल किया, सोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं, तथा ऐतिहासिक विकास के लिए कारण बताने का ये प्रयास किया। और इतिहास में जो जो विकास हुआ है उसका कारण भी बताया है। किसने बताया है? हेरोडोटस ने। इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि हु फर्स्ट कॉल्ड हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को सबसे पहले इतिहास का जनक किसने कहा? इतिहास का जनक किसने कहा? अब हम लोग तो जानते हैं कि हेरोडोटस हिस्ट्री ऑफ फादर है, लेकिन सबसे पहले हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ फादर किसने कहा? किसी ने तो किसी को कहा ही होगा हेरोडोटस को कि वो इतिहास के पिता है। तो क्या वो सिसेरो होगा? क्या वो अरस्तु होगा? क्या वो प्लेटो होगा? क्या वो सोक्रेट होगा? तो हेरोडोटस को सबसे पहले इतिहास के जनक जो कहने वाले थे, व्यक्ति थे, उनका नाम सिसेरो था। ऑप्शन नंबर ए। हेरोडोटस को सबसे पहले इतिहास का जनक सिसिरो ने कहा था। अभी सिसिरो कौन थे? तो सिसिरो वॉज रोमन फिलोसोफर, रोमन दार्शनिक थे। हु फर्स्ट कॉल्ड हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने सबसे पहले हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास का जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। क्या वो वोल्टायर होंगे? क्या वो हेरोडोटस होंगे? क्या वो लियोपोल्ड वन रैंकी होंगे? क्या वो एचजीएल होंगे? तो हेरोडोटस तो फादर ऑफ हिस्ट्री अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन हो जाएंगे? तो हेरोडोटस हो जाएंगे। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो होंगे उसका आंसर होगा लियोपोल्ड वन रैंकी, ऑप्शन नंबर 3। लियोपोल्ड वन रैंकी को ही फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, आधुनिक इतिहास का पिता कहते हैं। ये कौन थे? तो ये एक जर्मन इतिहासकार थे। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री तो सब बच्चा बच्चा ही बता देगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ करेगा तो उसमें पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है, तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस।
सॉरी, उसमें आंसर हो जाएगा लियोपोल्ड वॉन रैंकी, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु फर्स्ट गेव द थ्योरी ऑफ ट्रिपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के त्रिभाजिक विभाजन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, तीन हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले एंशियंट, फिर मेडिवियल, फिर मॉडर्न। तो पूछ रहा है कि सबसे पहला यह सिद्धांत किसने दिया? क्या वो हेरोडोटस थे, क्या वो वोल्टायर थे, क्या वो क्रिस्टोफ सेलेरियस थे, क्या वो लियोपोल्ड वन रैंकी थे? तो हेरोडोटस तो फादर ऑफ हिस्ट्री है। लियोपोल्ड वन रैंकी हो जाएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, उसका आंसर होगा क्रिस्टोफ सेलेरियस। इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया, इतिहास का त्रिभाजिक विभाजन का सिद्धांत दिया। तो त्रिभाजिक विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिस्टोफ सेलेरियस ने दिया। इन्होंने इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया। अब तीन कालखंड क्या क्या है? सबसे पहला आएगा प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले विभाजन करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले विभाजन किया क्रिस्टोफ सेलेरियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज फ्रॉम व्हेन टू व्हेन। प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब है? प्री हिस्टोरिक पीरियड कब से कब है? क्या वो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से 3000 बीसी, मतलब 2.5 लाख साल पहले से लेके 3000 ईसा पूर्व? क्या वो 5000 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 3000 से 1000 ईसा पूर्व, या 1000 से 500 ईसवी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25 लाख से लेके 3000 ईसा पूर्व। कुछ बुक में प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम दिया गया है वो 30 लाख बीसी से लेके 3000 बीसी तक भी है। 30 लाख बीसी से लेके 3000 बीसी। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सटीक जो है, जो लूसर्न में पाया जाता है, वो 30 लाख बीसी से पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन 30 लाख नहीं रहेगा तो 25 लाख मार दीजिएगा, और ऑप्शन में अगर 30 लाख रहेगा तो 30 लाख मारिएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड का बारे पूछ रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज। मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु क्या था? अब मनुष्य ने धातुओं का इस्तेमाल करना सीख लिया था। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले जो धातु इस्तेमाल किया था वो क्या था? क्या वो गोल्ड था, क्या वो कॉपर था, क्या वो आयरन था, क्या वो सिल्वर था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो धातु इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था कॉपर, तांबा। और किन लोगों ने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल किया, तांबा का इस्तेमाल किया? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे ना, मेसोपोटामियंस, उन लोगों ने किया था। मेसोपोटामियंस को श्रेय जाता है तांबा का सबसे पहले इस्तेमाल करने का। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया जो धातु था वो था कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन वर देयर इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड व्हाट वर देयर नेम्स। प्राचीन इतिहास में कितने प्रकार की सभ्यताएं थी और उनका नाम क्या क्या था? क्या 2 तरह की सभ्यता थी, 3 तरह की थी, 4 तरह की थी, कि 5 तरह की थी? तो प्राचीन इतिहास में 4 तरह की सभ्यताएं पाई जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 टाइप्स। लेकिन यहाँ हम 3 ही लिखे हैं। 4th जो सिविलाइजेशन होगा, चौथा नंबर में आएगा चाइनीज सिविलाइजेशन। और चाइनीज सिविलाइजेशन जो पाया गया था वो कहाँ पाया गया था? ये पाया गया था होंगहो रिवर के किनारे में। होंगहो रिवर का एक और नाम है येलो रिवर। तो येलो रिवर या होंगो रिवर दोनों एक ही नदी का नाम है। होंगो प्राचीन नाम है, येलो रिवर मॉडर्न नेम है। तो 4 तरह की सभ्यता पाई गई थी। सबसे पहले मेसोपोटामिया, फिर मिस्र की सभ्यता, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। दजला और फरात नदी जो आज के डेट में इराक और सीरिया में पाए जाते हैं, दजला और फरात नदी, उसी के किनारे में विकसित हुई थी। कौन सा सभ्यता विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ हुई थी? दजला और फरात नदियों के बीच में।
मिस्र की सभ्यता जो है सेकंड नंबर में, यह सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे में विकसित हुई थी। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन वो फेमस है अपने पिरामिड के लिए और अन्य स्मारकों के लिए। बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे, तो उनके लिए मिस्र की सभ्यता बहुत ही फेमस है। तीसरे नंबर में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो आधुनिक में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में आता है, और इसका कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में भी आता है। और चौथा सिविलाइजेशन जो है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन, और ये कहाँ विकसित हुई? तो या होंगहो रिवर या येलो रिवर के किनारे में विकसित हुई थी। तो प्राचीन इतिहास में चार तरह की सभ्यताएं बहुत ही फेमस थी। सबसे पहले मेसोपोटामिया, फिर मिस्र की सभ्यता, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर फोर्थ में चाइनीज सिविलाइजेशन, चीन की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाई ह्यूमन? मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होने वाला पहला धातु कौन सा था? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर डायरेक्ट कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तांबा सबसे पहले मनुष्य ने इस्तेमाल करना सीखा था। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार प्रारंभिक मेसोपोटामियंस, तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लोग सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल करना सीखे थे। तो प्रारंभिक मेसोपोटामिया वासियों को तांबे धातु का पूरी क्षमता से उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो तांबे का पूरी क्षमता से इस्तेमाल करते थे, एकदम हाईएस्ट क्वांटिटी में यूज़ करते थे, हाईएस्ट क्वालिटी में यूज़ करते थे। और वो तांबे से क्या क्या बनाते थे? जो तांबा जो इस्तेमाल करते थे उससे क्या क्या बनाते थे? तो वो तांबे से औजार बनाते थे और सजावटी सामान बनाते थे। औजार बनाने के लिए और सजावटी सामान बनाने के लिए मेसोपोटामिया वासियों ने तांबा का इस्तेमाल करना सीखा था। और ये कब की बात है? तो ये 9000 ईसा पूर्व पहले की बात है। आज के डेट से अगर हम लोग देखेंगे तो यह डेट लगभग 11,000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। 11,000 साल पहले ही से मेसोपोटामिया वासियों ने कॉपर का इस्तेमाल करना सीख लिया था। और कॉपर से वो क्या क्या बनाते थे? तो वो तांबे से औजार और सजावटी सामान बनाते थे। जो सबसे पहला धातु मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया था वो क्या था? तो वो था कॉपर, तांबा। किन लोगों ने इस्तेमाल किया? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने किया। और उससे वो लोग क्या बनाते थे? तो उससे वो लोग सजावटी सामान और तांबे से औजार बनाते थे। विच एनिमल वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमन? मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बनाया गया? मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया था? क्या वो कुत्ता को बनाया था? क्या वो बकरी को बनाया था? क्या वो भेड़ को बनाया था? क्या वो गाय को बनाया था? तो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले पालतू जानवर जो बनाया गया था वो कुत्ता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ह्यूमन स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट डॉग्स इन मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज में ही ह्यूमंस ने कुत्ते को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मिडिल स्टोन एज कब से कब है? तो मिडिल स्टोन एज 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक है। ओल्ड स्टोन एज अगर आपसे पूछेगा कब से कब तक है, तो 30 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। 30 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। ये क्या है? ये है ओल्ड स्टोन एज। स्टोन एज जो था उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज, फिर मिडिल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज। तो मनुष्य के द्वारा कुत्ते का पालतू करना कब से स्टार्ट हो गया था? 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक। और यह जो काल है यह कब किसके अंदर आता है? तो यह काल मिडिल स्टोन एज के अंदर आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के द्वारा पहला जानवर तो कुत्ता आ गया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि सेकंड एनिमल जो मनुष्य ने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका आंसर होगा घोड़ा। सेकंड एनिमल में अगर पूछेगा तो इसका आंसर होगा हॉर्स, घोड़ा। पहला एनिमल पूछेगा तो आ जाएगा डॉग, कुत्ता इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड एनिमल पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाइए कि सेकंड एनिमल जो इंसानों ने डोमेस्टिकेट करना, पालतू करना स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग, सॉरी घोड़ा। पहला में डॉग, सेकंड में घोड़ा। इन विच एरा वॉज फायर डिस्कवर्ड बाई ह्यूमंस? मनुष्य द्वारा आग की खोज किस युग में की गई? मनुष्य ने आग की खोज किस युग में किया? क्या वो पैलेलिथिक एज में किया? क्या वो मिसोलिथिक में किया? क्या वो नियोलिथिक में किया? क्या वो ब्रोंज में किया? तो मनुष्य ने आग की खोज जो की थी वो पैलेलिथिक एरा में कर लिया था।
पाषाण युग में ही मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। ह्यूमन न्यू अबाउट फायर फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज। पुराने पाषाण काल से ही मनुष्य लोग जानते थे कि हाँ, आग भी कोई चीज़ होती है। पुराना पाषाण काल कब से कब हो गया? लगभग 30 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। लेकिन लेकिन बट इट केम इन यूज इन न्यू स्टोन एज अप्रॉक्स 6000 बीसी। नए युग में, नए पाषाण काल में मनुष्य ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया। मिडिल स्टोन एज में भी नहीं, न्यू स्टोन एज में। आग के बारे तो मनुष्य ओल्ड स्टोन एज से ही जानते थे, पुराने पाषाण युग से ही जानते थे कि हाँ, आग भी कोई चीज़ होती है। लेकिन आग का इस्तेमाल करना वो लोग कब सीखते हैं? आग का इस्तेमाल करना वो लोग न्यू स्टोन एज में सीख लेते हैं, नव पाषाण युग में सीख लेते हैं, नए पाषाण युग में सीखते हैं। और नया पाषाण युग कब से है? तो 6000 से लेकर मॉडर्न डे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम वाज गिवन बाय। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? क्या वो जॉन मार्शल होंगे, क्या वो अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे, क्या वो मैक्स मुलर होंगे, क्या वो विलियम जोन्स होंगे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाम है, वो नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो दिया वो सिंधु घाटी सभ्यता दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पूछेगा तो ये फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, यह नाम सबसे पहले किसने दिया? तो यह नाम सबसे पहले जॉन मार्शल ने दिया। अब हम लोग देखते हैं कि जॉन मार्शल ने यह नाम क्यों दिया। नाम देने का भी कुछ कारण होता है, तो ये नाम क्यों दिया? तो सर जॉन मार्शल गेव द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज द सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड नियर द इंडस रिवर इन 1921। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इसलिए दिया क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे में पाई गई थी। सिंधु नदी के किनारे में पाई जाने के कारण ही सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया। और सिंधु घाटी सभ्यता के और भी नाम है, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो सबसे पहले साइट जो खोजी गई थी, सबसे पहले जगह जो खोजा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा को ही खोजा गया था। और हड़प्पा कब मिला था? हड़प्पा जो स्थान है वो कब मिला था? तो हड़प्पा स्थान जो है वो 1921 में मिला था। और इसको किसने खोजा था? तो इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। दयाराम साहनी। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी और हड़प्पा शहर कब खोजा गया? तो दोनों का आंसर एक ही होगा, 1921 में। और इसका एक और नाम है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं? कांस्य युग सभ्यता। इसका एक और नाम है कांस्य युग सभ्यता है। एक नाम तो हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी वो हड़प्पा खोजी गई थी, इसी कारण की वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लेकिन कांस्य युग सभ्यता क्यों पड़ा, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग कांस्य का इस्तेमाल करते थे और वो लोग को कोई और मेटल के बारे में जानकारी ही नहीं थी, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। तो टोटल 3 नाम है। सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, थर्ड में आ गया आपका कांस्य युग सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। यह नाम किसने दिया? तो यह नाम जॉन मार्शल ने दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में अगर पूछेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच साइट प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त? क्या वो मोहनजोदारो से पार मिलता है, क्या वो मेहरगढ़ से मिलता है, क्या वो लोथल से मिलता है, क्या वो कालीबंगन से मिलता है? तो सबसे पहले कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि का जो साक्ष्य मिला उसमें वो लोग को, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको क्या मिला था? तो सबसे पहले मिला था उन लोगों को वीट एंड बार्ली कल्टीवेशन, मतलब कि जौ और गेहूं की खेती का शुरुआती जो साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से ही मिलता है। मेहरगढ़ के खेतों में गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है।
इसलिए भारत में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि का जो सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो मेहरगढ़ से मिलता है। मोहनजोदारो जो यहाँ ऑप्शन में है, मोहनजोदारो का एक और नाम है जो बहुत ही फेमस है, मोहनजोदारो का नाम है माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड, इसको हिंदी में मृतकों का टीला भी कहते हैं। लोथल जो है, लोथल किस चीज़ के लिए फेमस है, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछेगा। लोथल लोथल जो फेमस है वो अपने डॉकयार्ड के लिए फेमस है, गोदी खाना के लिए फेमस है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। कालीबंगन जो फेमस है, कालीबंगन फेमस है अपने बेक्ड बैंगल्स के लिए। यहाँ से जो मिला था वो मिला था चूड़ियों का साक्ष्य मिला था कालीबंगन से। ज्वेलरी यहाँ पे बनाए जाते थे। इस इन सब चीज़ें के लिए कालीबंगन फेमस था। मोहनजोदाड़ो का एक और नाम है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। मेहरगढ़ में सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लोथल फेमस है अपने डॉकयार्ड के लिए, कालीबंगन फेमस है अपने ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वेयर इज द भीमबेटका रॉक शेल्टर नोन फॉर इट्स प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग लोकेटेड। भीमबेटका शैलाश्रय जो अपने प्राग्ञ ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका केव कहाँ पाया गया था, भीमबेटका केव जो है वो किस क्षेत्र में पाया गया है हिंदुस्तान के। क्या वो मध्य प्रदेश में है, क्या वो राजस्थान में है, क्या वो महाराष्ट्र में है, क्या वो छत्तीसगढ़ में है। तो भीमबेटका केव जो है वो पाया गया था मध्य प्रदेश में। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है भीमबेटका जो है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट। क्योंकि ये भीमबेटका केव का जो इस्तेमाल है, तीनों युग के लोगों ने इस जगह का इस्तेमाल किया। पैलियोलिथिक एज के लोगों ने भी किया, मेसोलिथिक एज के लोगों ने भी किया और नियोलिथिक एज के भी लोगों ने किया भीमबेटका केव का इस्तेमाल। क्योंकि भीमबेटका केव जो है वो तो एक शेल्टर दे रहा था लोगों को, और भीमबेटका केव के पास पानी भी पाए गए थे। तो पानी से वो लोग उनका पानी का नीड भी पूरा होता था, शेल्टर भी पूरा हो जाता था, और खाने का भी प्रबंध वो लोग कर लेते थे, लोग वहाँ के कर लेते थे। क्योंकि पानी पीने जानवर आते थे और जानवर को मार के वो लोग अपने खाने का इंतज़ाम करते थे। और पहले के लोग हम जानते हैं कि जितने भी मेसोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया और पैलियोलिथिक एरा के लोग, ज़्यादातर जो खाने का जो उन लोगों का स्रोत रहता था वो हंटिंग ही रहता था। तो इसलिए भीमबेटका केव जो है वो तीनों युग के लोगों ने इस्तेमाल किया। भीमबेटका वॉज इम्पॉर्टेंट एंड वॉज यूज बाई ऑल थ्री पीरियड्स ऑफ पीपल। तीनों युगों के काल के लोगों ने भीमबेटका केव का इस्तेमाल किया। क्यों किया, बिकॉज दैट प्लेस हैज़ वाटर, पानी था वहाँ पे, शेल्टर था और अदर फैसिलिटी था। क्योंकि इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वह उस स्थान पर पानी था, आश्रय था और अन्य सुविधाएं थी। अन्य सुविधा में हम लोग फूड ले सकते हैं, सबसे मेन सुविधा। अब फूड वो लोग करे कैसे पाते थे, तो हंटिंग करके पाते थे। भीमबेटका केव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों युग के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और भीमबेटका केव मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर इट्स हैविंग वर्ल्ड फर्स्ट नोन डॉकयार्ड। कौन सा हड़प्पा स्थल विश्व के पहले ज्ञात गोदी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला डॉकयार्ड पूरे दुनिया में जो पाया गया था वो हड़प्पा सभ्यता में ही पाया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे पहला गोदी खाना पाया गया था, सबसे पहला डॉकयार्ड पाया गया था। क्या वो मोहनजोदारो होगा, क्या वो लोथल होगा, क्या वो धोलावीरा होगा, क्या वो हड़प्पा होगा। तो सबसे पहला गोदी खाना जो पाया गया था, खोजा गया था, वो लोथल में खोजा गया था। दुनिया का सबसे पहला गोदी खाना लोथल से पाया गया था। लोथल डॉकयार्ड वॉज यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग। अब लोथल का जो डॉकयार्ड रहता है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वहाँ का जो उपयोग होता था वो जहाज़ निर्माण करने के लिए उपयोग होता था और अन्य सभ्यताओं के साथ समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था। लोथल का जो डॉकयार्ड था उसके माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे, समुद्री व्यापार करते थे। और अन्य सभ्यता में सबसे मेन जो सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करना था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता लोग समुद्री रास्ते से भी व्यापार करते थे। और किससे करते थे, सबसे ज़्यादा वो लोग व्यापार करते थे तो वो मेसोपोटामियंस लोगों से करते थे। तो डॉकयार्ड अगर पूछेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा लोथल में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन में विशेषता नहीं है पूछ रहा है, विशेषता के बारे नहीं पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। तो क्या वो वेल प्लान सिटीज होगा, सुव्यवस्थित शहर होगा, क्या वो यूज ऑफ आयरन टूल्स होगा, लोहे उपकरणों का उपयोग, क्या वो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम होगा, उन्नत जल निकासी प्रणाली, क्या वो यूज ऑफ सील्स फॉर ट्रेड होगा, व्यापार के लिए मुद्राओं का उपयोग करना। तो हड़प्पा सभ्यता के जो सिटीज रहते थे वो बहुत ही वेल प्लान सिटीज रहते थे, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। सुव्यवस्थित शहर रहते थे हड़प्पा सभ्यता के, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब वेल मैनर्ड वेल प्लान्ड सिटीज रहते थे। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, तो उन्नत जल निकासी प्रणाली, तो हड़प्पा सभ्यता के जो घर रहते थे उसमें बहुत ही अच्छा लेवल का जल निकासी प्रणाली रहता था। वो लोग अपने घर से जो लोग सिटी सिटी प्लान करते थे, वो लोग मान लीजिए इस क्षेत्र में अपने घर बना रहे हैं वो लोग, तो ये घर है, ये घर है, ये घर है, तो हर घर के बीच में गैप रहता था और वहाँ से जल निकासी प्रणाली नाली बनी रहती थी और सब नाली 90 डिग्री में रहती थी। फिर यहाँ से नया घर स्टार्ट हो जाता था और सबका एक बहुत ही वेल प्लान्ड मैनर्ड में घर बना रहता था। यहाँ घर बना हुआ है, यहाँ घर बना हुआ है, और 90 डिग्री में सबका नाली रहता था निकला हुआ। तो जल निकासी प्रणाली उनका बहुत ही अच्छा रहता था और सब नाली को वो लोग ढक भी देते थे, सब नाली के ऊपर वो लोग स्लैब बिछा देते थे, ढक देते थे, तो जल निकासी प्रणाली उनका बहुत अच्छा रहता था। तो यूज़ ऑफ सील्स फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए मुद्राओं का उपयोग करना, तो व्यापार के लिए वो लोग मुद्राओं का उपयोग करते हैं। ये बात हमको इस ऐसे पता चलती है क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स मिले हैं। वहाँ भी मेसोपोटामिया सभ्यता जो इराक और ईरान में पाए गए हैं, वहाँ भी इंडिया का सील्स मिला है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन का सील्स मिला है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ट्रेड के लिए वो लोग सील्स का इस्तेमाल करते थे। एक ऑप्शन बच गया है यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग आयरन के बारे नहीं जानते थे। अगर यहाँ पर रहता है यूज़ ऑफ ब्रोंज टूल्स, तांबा के बारे अगर रहता, कांस्य के बारे रहता, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता और इसका आंसर होता है नन ऑफ द अबव। लेकिन यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग रहते हैं वो आयरन के बारे नहीं जानते, लोहे के बारे वो लोग नहीं जानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूज़ ऑफ आयरन टूल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो रहते हैं वो आयरन के बारे नहीं जानते और वो लोग आयरन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बिकॉज दे वे आर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन मेटल, क्योंकि उन्हें लोहे धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आयरन के बारे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ग्रेट बाथ एंड आर्किटेक्चरल मार्वल वाज डिस्कवर्ड एट विच इंडस वैली साइट। द ग्रेट बाथ एक स्थापत्य चमत्कार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से खोजा गया है। तो ग्रेट बाथ क्या मोहनजोदारो में था, क्या वो हड़प्पा में था, क्या वो धोलावीरा में था, क्या वो कालीबंगन में था। तो द ग्रेट बाथ जो है वो उसका खोज मोहनजोदारो में पाया गया था। मोहनजोदारो में ही द ग्रेट बाथ को खोजा गया था। और मोहनजोदारो में एक और चीज़ खोजा गया था, डांसिंग स्टैचू। डांसिंग स्टैचू और द ग्रेट बाथ दोनों मोहनजोदारो से रिलेटेड है। अब द ग्रेट बाथ का इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस चीज़ के लिए करते थे, तो उसका भी दिया है, महान स्नान गृह का उपयोग सार्वजनिक बैठकों के लिए करते थे, पब्लिक मीटिंग्स के लिए करते थे। पहले के ज़माने में जो सार्वजनिक बैठक होता था, पब्लिक मीटिंग होता था, वो द ग्रेट बाथ में ही जाके वो लोग करते थे और अनुष्ठानों के लिए करते थे, और वहाँ पर वो लोग रिचुअल्स भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे ग्रेट बाथ में बैठ के। तो द ग्रेट बाथ कहाँ खोजा गया है, द ग्रेट बाथ को मोहनजोदारो में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वेदा इज प्राइमरली अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डेटीज। कौन सा वेद मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं को समर्पित मंत्रों का संग्रह है। क्या वो ऋग्वेद होगा, क्या वो सामवेद होगा, क्या वो यजुर्वेद होगा, क्या वो अथर्ववेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, विभिन्न देवताओं को समर्पित मंत्र का संग्रह है। तो किसमें है, तो वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद को ओल्डेस्ट वेद कहते हैं,
सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद अगर कोई है तो वो है ऋग्वेद। अब सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद किस में है, तो इन चारों वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद अगर इन चारों में कोई है तो वो है ऋग्वेद। और अगर सबसे नया पूछेगा तो सबसे नया हो जाएगा अथर्ववेद, न्यूएस्ट न्यूएस्ट वेदा। ऋग्वेद में 1028 मंत्र है, 1028 मंत्र है, और इन चारों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद में कितने हाइम्स है, कितने मंत्र है, तो 1028 मंत्र है। और ऋग्वेद में 10 मंडल भी है, ये बात भी याद रखिएगा। कितने मंडल है, कितने चैप्टर्स है, तो 10 मंडल्स, मंडलाज, इसको चैप्टर भी कह सकते हैं हम लोग। 10 चैप्टर है, 10 मंडलाज है, और 1028 मंत्र है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द टर्म दस यू मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट रेफर टू, वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित वर्ड, उल्लेखित शब्द जो है दस यू, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसका इस्तेमाल कौन करते थे। तो 10 यू वर्ड का इस्तेमाल क्या वो प्रीस्ट के लिए करते थे, पुरोहित के लिए करते थे, क्या वो नन आर्यंस और एनिमीज के लिए करते थे, क्या वो मर्चेंट्स व्यापारी लोगों के लिए करते थे, क्या वो योद्धा लोगों के लिए करते थे 10 यू वर्ड का इस्तेमाल। तो 10 यू वर्ड का जो इस्तेमाल करते थे उसका मतलब होता है नन आर्यंस और एनिमीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 यू वर्ड का इस्तेमाल करते थे गैर आर्य और शत्रु के लिए 10 यू वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अब 10 यू वर्ड जो है, जो गैर आर्य या शत्रु है, वो आर्यंस लोग किसको कहते थे, 10 यू वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते थे, नन आर्यन ट्राइब्स। जो नन आर्यन ट्राइब्स रहते थे अपोज्ड बाय द आर्यंस, आर्यनों के द्वारा जो अन आर्य जनजातियों का विरोध किया जाता था, उनके लिए 10 यू वर्ड का इस्तेमाल करते थे। तो 10 यू वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते थे, नन आर्यन ट्राइब्स। और नन आर्यन ट्राइब्स में कौन हो जाएंगे, नन आर्यन ट्राइब्स में वो लोग हो जाएंगे जो हिंदुस्तान में, इंडिया में पहले से रहते थे। इंडिजीनियस लोगों के लिए जो आर्यंस लोगों ने 10 यू वर्ड का इस्तेमाल किया। और हम जानते हैं कि आर्यंस जो रहते हैं वो बाहरी क्षेत्र से आते हैं, वो सेंट्रल एशिया से आते हैं और स्टेपीज से आते हैं। तो आर्यंस लोगों ने नन आर्यंस के लिए, मतलब हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के लिए 10 यू वर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। वैदिक ग्रंथों में 10 यू का उल्लेख स्वदेशी जनजातियों, स्वदेशी जनजाति मतलब इंडियन, स्वदेशी जनजाति मतलब इंडियंस। क्योंकि स्वदेशी जनजाति मतलब इंडियंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर्यन लोगों के आने से पहले इंडिया में तो स्वदेशी जनजाति हम ही लोग तो रहते थे पहले से। तो हम ही लोगों के लिए आर्यंसों ने जो 10 यू वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो वैदिक ग्रंथों में 10 यू का उल्लेख स्वदेशी जनजाति के रूप में किया जाता है, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में बसने के दौरान आर्यों के विरोधी के रूप में देखा गया। और आर्यंसों को भारतीय महाद्वीप में बसने से पहले, मतलब बसने के क्रम में आर्यों के विरोधियों में देखा, और हम लोगों ने आर्यंस का विरोध किया था। तो आर्यंस ने हम लोगों के लिए 10 यू वर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें अक्सर वैदिक संस्कृतियों से रहित बताया जाता है, और हम लोगों को आर्यंस लोग वैदिक संस्कृति से भी हटा देते थे, हम लोग को मिलाते नहीं थे अपने वैदिक संस्कृतियों में। तो 10 यू वर्ड का जो इस्तेमाल के सबसे पहले किसने 10 यू वर्ड इस्तेमाल किसके लिए करते थे, नन आर्यन ट्राइब मतलब स्वदेशी जनजातियों के लिए 10 यू शब्द का इस्तेमाल करते थे। और स्वदेशी जनजाति हम ही लोग थे जो हिंदुस्तान में पहले से रहते थे। और 10 यू वर्ड का इस्तेमाल कौन करते थे, 10 यू वर्ड का इस्तेमाल आर्यंस लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द टर्म महाजनपदा, द महाजनपदा लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा विच लेटर बिकम अ प्रोमिनेंट किंगडम वॉज, गंगा नदी के तट पर स्थित वह महाजनपद जो बाद में प्रमुख राज्य बना। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि गंगा नदी के तट पर जो महाजनपद था उसका नाम क्या था। क्या वो मगध था, क्या वो कोसला था, क्या वो काशी था, क्या वो वज्जी था। तो ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो गंगा नदी के तट पर जो विकसित हुआ था वो था मगध। मगध महाजनपद ही गंगा नदी के विकसित हुआ था, गंगा नदी पर विकसित हुआ था। लेटर मेनी किंगडम emerged from there like मौर्य एम्पायर, और मगध से बाद में बहुत सारे वंशों का, साम्राज्यों का उदय हुआ है। तो 4 साम्राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हरियंग डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी,
सेकंड में हमने पढ़े थे शिशुनाग डायनेस्टी। थर्ड में हमने पढ़े थे नंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। और फोर्थ में जो यहाँ से बनता है वो बनता है मौर्य डायनेस्टी। तो यह चार सभ्यता कह रहे हैं, यह चार डायनेस्टी वंश मगध से इमर्ज करते हैं, मगध से साम्राज्य के रूप में विस्तार करते हैं। सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी। और जो मगध महाजनपद रहता है वो कहाँ रहता है, तो वो गंगा नदी के किनारे में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहले बौद्ध संगति में शासक कौन थे? क्या वो अशोक थे, क्या वो अजातशत्रु थे, क्या वो बिंबिसार थे, क्या वो कनिष्क थे? तो सबसे पहला बौद्ध संगति जो होता है तो उस समय जो राजा रहते हैं वो रहते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु रहते हैं। और पहला बौद्ध संगति कब होता है? तो पहला बौद्ध संगति 483 बीसी में होता है। और ये कहाँ होता है? तो ये राजगीर में होता है। राजगीर में सबसे पहला बौद्ध संगति होता है। कब होता है? 483 बीसी में होता है, 483 ईसा पूर्व में होता है। और उस समय शासक कौन रहते हैं? तो अजातशत्रु रहते हैं। अजातशत्रु द किंग ऑफ मगध। और अजातशत्रु जो रहते हैं वो मगध के शासक रहते हैं, शिशुनाग वंश के शासक रहते हैं। वॉज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म को वो मानते हैं। एंड प्लेड अ की रोल इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में सबसे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। किनका रहता है? अजातशत्रु का रहता है, जो कि हेल्ड इन 483 बीसी इन राजगीर, जो कि आज के डेट में राजगीर में होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध के दुनिया से जाने के बाद। तो पहली बौद्ध संगति कब होती है? पहली बौद्ध संगति गौतम बुद्ध के दुनिया से जाने के बाद होती है 483 बीसी में। और किस क्षेत्र पर होती है? तो वो राजगीर में होती है। और उस समय शासक कौन रहता है? तो उस समय शासक अजातशत्रु रहते हैं। और अजातशत्रु शिशुनाग वंश के शासक रहते हैं। द काउंसिल वॉज कन्वेंट टू कंपाइल बुद्धा's टीचिंग एंड मोनास्टिक रूल्स। जो काउंसिल जो होती है उसका सबसे मेन काम क्या रहता है कि बुद्ध के शिक्षाओं और मठ नियमों का संकलित करने के लिए बुलाई जाती है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है? 483 बीसी में होती है। और किस लिए बुलाई जाती है? इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि इस काउंसिल में, इस संघ में गौतम बुद्ध के शिक्षाओं और मठ नियमों को संकलित करने के लिए बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया वाज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू विच जैन मॉन्क। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार का श्रेय किस भिक्षु को दिया जाता है? दक्षिण भारत में पूछ रहा है, उत्तरी भारत में नहीं पूछ रहा है, दक्षिण भारत में पूछ रहा है कि साउथ इंडिया में पूछ रहा है कि साउथ इंडिया में जैन धर्म का जो प्रसार होता है तो उस प्रसार करने का श्रेय किस जैन भिक्षु को दिया जाता है? क्या वो महावीरा को दिया जाता है, क्या वो भद्रबाहु को दिया जाता है, क्या वो पार्श्वनाथ को दिया जाता है, क्या वो स्थूलभद्र को दिया जाता है? तो साउथ इंडिया में जैन धर्म को जो प्रसार करते हैं वो जो साधु रहते हैं उनका नाम रहता है भद्रबाहु। महावीर को फाउंडर कहते हैं, फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। और ये जो रहते हैं महावीर जो रहते हैं वो 24वें तीर्थंकर रहते हैं, 24वें तीर्थंकर रहते हैं। कौन रहते हैं? महावीर रहते हैं। पार्श्वनाथ जो है ये भी एक बहुत ही फेमस तीर्थंकर रहते हैं। इनका जो संख्या रहता है ये 23वें तीर्थंकर रहते हैं, 23rd तीर्थंकर। और भद्रबाहु और स्थूलभद्र जो रहते हैं वो समकालीन, दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही काल के दोनों भिक्षु हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि साउथ इंडिया में जो जैन धर्म को प्रसार हुआ था उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो उसका श्रेय भद्रबाहु को दिया जाता है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ इंडिया में चले जाते हैं। क्योंकि मगध पर एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ता है। उस अकाल से बचने के लिए, उस अकाल का पश्चाताप करने के लिए वो लोग साउथ इंडिया में जाकर पूजा पाठ करते हैं। तो भद्रबाहु एक प्रतिष्ठित जैन और विद्वान थे, जैन साधु और विद्वान थे। कौन थे भद्रबाहु? वे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान अत्याधुनिक नेता थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भद्रबाहु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेता भी रहते हैं।
नेता का भी काम ये करते हैं। और उन्हें उत्तर भारत में भयंकर अकाल के दौरान जैन साधुओं को दक्षिण भारत में प्रवास करने का नेतृत्व करने का श्रेय देते हैं। तो उत्तर भारत में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है, तो उस अकाल का पश्चाताप करने के लिए वो लोग दक्षिण भारत में चल जाते हैं, साउथ इंडिया में चल जाते हैं। तो जो साधु जो लीड कर रहे थे सब चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य साधुओं को, तो उनका नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु ही इन लोगों को लीड कर रहे थे। भारत में प्रवास का नेतृत्व करने का श्रेय देता है, मतलब उत्तर भारत में प्रवास करने का नेतृत्व का श्रेय देते हैं, किसको देता है? भद्रबाहु को। वे जैन धर्म ग्रंथों के संकलन में भी जुड़े हुए थे। तो जैन धर्म के जो संकलन होता है, ग्रंथों का संकलन होता है, उसमें भी भद्रबाहु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि भद्रबाहु जो रहते हैं वो महावीर जैन के बाद ही आते हैं। महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, और महावीर जैन 24वें तीर्थंकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक रहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब करते हैं? 321 बीसी में करते हैं, बाय डिफीटिंग धनानंद को हराकर 321 बीसी में, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 बीसी, 321 ईसा पूर्व, आफ्टर ओवरथ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को हराकर, नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंक कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यह साम्राज्य प्राचीन भारत में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य रहता है मौर्य डायनेस्टी, वो एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी के रूप में बनता है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके हेल्प से मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं? तो वो चाणक्य की हेल्प से मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। और मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा साम्राज्य राज्य कर रहा था? तो मौर्य साम्राज्य से पहले जो वंश राज करने वाला था वो था नंदा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कलिंगा वॉर वॉज फाउट इन द रेन ऑफ विच मौर्यन एम्पायर। कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट के शासनकाल में लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था वो अशोका के शासनकाल में लड़ा गया था। अशोका को भारत का सबसे बड़ा राजा कहते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, द ग्रेट अशोक से भी कहा जाता है। अशोका को द ग्रेट अशोका के नाम से भी जाना जाता है। और ये मौर्य अशोका जो रहते हैं वो सबसे बड़े राजा रहते हैं मौर्य एम्पायर के। चंद्रगुप्त मौर्य है, इनको फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। बिंदुसार जो रहते हैं, बिंदुसार भी एक बहुत ही अच्छे नेता रहते हैं, एक बहुत ही बड़ा नेता रहते हैं। बृहदत्त जो है ये लास्ट रूलर रहते हैं, इनको लास्ट रूलर कहा जाता है मौर्यन एम्पायर का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और सबसे आखिरी में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं बृहदत्त। और मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े राजा जो रहते हैं वो रहते हैं अशोक। तो अशोक के ही कालखंड में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध कब होता है? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में होता है, 261 ईसा पूर्व में होता है। ये डेट भी याद रहेगा। और कलिंग कहाँ है मॉडर्न डे में? कलिंग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मॉडर्न डे कलिंग जो है वो ओडिशा क्षेत्र में को कलिंग कहते थे। द कलिंगा वॉर वॉज फॉल्ड बाय द एम्परर अशोक। एम्परर अशोक के द्वारा कलिंगा वॉर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? इन 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग जो है आधुनिक ओडिशा राज्य के विरुद्ध लड़ा गया था। कलिंग क्षेत्र जो है वो आधुनिक में ओडिशा राज्य के क्षेत्र में आता है, इसी के विरुद्ध लड़ा गया था कलिंग युद्ध। यह युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। यह जो कलिंग वॉर होता है अशोक के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? क्योंकि इसी के बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म को अपना के अहिंसा का रास्ता पर चलने लगते हैं। अशोक का कब चलने लगते हैं? कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब होता है? तो 261 बीसी में होता है।
इस युद्ध में कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं, और ये इतने सारे खून देखकर अशोक कहता है कि इतने सारे जो हम खून बहाएं, वो किस चीज़ के लिए हम बहाएं, सब चीज़ तो है मेरे पास। द मौर्यन एम्पायर जो रहता है अशोक के काल में, वो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य रहता है, लगभग पूरे भारत का क्षेत्र ले लेता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी, और अब कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र भी मौर्य साम्राज्य के अंदर आता है। तो अशोक कहता है कि सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी हम 1 लाख लोगों को मार दिए हैं और इतना सारा खून बहाया है, रक्तपात किए हैं। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए अशोका बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो अहिंसा के रास्ते पर चलने लगता है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ कह रहा है कि अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इस युद्ध में भारी रक्तपात उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाने में, क्योंकि इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून बहता है, 1 लाख लोग मरना बहुत बड़ा नंबर है, 1 लाख। और उसको उतना सारा खून देखने के बाद अशोक बोलता है कि हम इतने सारे लोगों को मार के हमको क्या मिला। रक्तपात देख के वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और अहिंसा अहिंसा का रास्ता अपना लेते हैं, और धर्म नीति अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और बौद्ध धर्म को अपना के वो बौद्ध धर्म के एकदम कट्टर समझ ये बन जाते हैं बौद्ध धर्म के, और बहुत ही अच्छे से बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और पूरा बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं अशोक, और इसी क्रम में वो धम्मा का भी प्रचार करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोका एडिक्ट्स वेयर इंस्क्राइब्ड इन विच स्क्रिप्ट इन द नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अशोक के शिलालेख भारत के उत्तर पश्चिमी वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिमी भाग के किस लिपि में खुदाए गए थे? क्या वो ब्राह्मणी में खोजे गए थे, क्या वो खरुष्टी में था, क्या वो देवनागरी में था, क्या वो तमिल में था? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो अशोक के एडिक्ट्स मिले हैं, जो उनका जो लिपि रहता है, उनका जो स्क्रिप्ट रहता है, वो रहता है खरोष्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खरोष्टी लिपि में खोजे गए थे उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अशोक के जो एडिक्ट रहते हैं वो रहते हैं ब्राह्मणी में लिखाते हैं, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में रहता है, खरोष्टी में रहता है, और ग्रीक स्क्रिप्ट में रहता है। लेकिन जो स्क्रिप्ट जो वो लिखते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो 3 स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, ब्राह्मणी, खरोष्टी और ग्रीक। लेकिन जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखता था अशोक अपना एडिक्ट्स को, और एडिक्ट्स को लिखने के लिए जो लिपि का इस्तेमाल करता था, वो लिपि रहते थे ब्राह्मणी, खरोष्टी और ग्रीक। लैंग्वेज और लिपि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लैंग्वेज मतलब लिखना हो गया, जैसे लिखना हम जैसे लिख रहे हैं LIKHNA, लिखना जो हम लिखे हैं, ये हम लिखे हैं हिंदी में, देवनागरी वर्ड है लिखना। लेकिन जो हम इसमें लिपि फॉलो कर रहे हैं, वो जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं वो लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन जो लिपि फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं रोमन। तो इससे ये साबित होता है कि लिखना और सॉरी तो लिपि और लैंग्वेज दोनों अलग अलग चीज़ है। तो लिपि जो यूज़ करते थे अशोक अपने डिक्स में, वो करते थे ब्राह्मणी को करते थे, खरोष्टी को करते थे, ग्रीक को करते थे। लेकिन इस लिपि को वो जो लैंग्वेज में लिखते थे, वो लिखते थे प्राकृतिक लैंग्वेज में। और अशोक के जो एडिक्ट्स है वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो अशोक के एडिक्ट्स जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाए गए हैं। और अशोक का जो एडिक्ट रहता है वो क्या चीज़ को हाईलाइट करता है, सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ में देता है? तो कलिंगा वॉर के बारे में बोलता है, और कलिंगा वॉर के बाद जो वो बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं, उन सब चीज़ों पर अशोक के एडिक्ट ध्यान देते हैं। मतलब उनका जो मेन फोकस जो रहता है रॉक एडिक्ट्स का, अशोक का एडिक्ट का रहता है, वो इन्हीं सब चीज़ों में रहता है। हिज कमिटमेंट टू बुद्धिज़्म के प्रति उनका जो प्रेम रहता है, जो अपनाते हैं कलिंग वॉर के बाद, उसी के बारे में मेनली बात होता है रॉक एडिक्ट्स में। तो 3 लिपि का इस्तेमाल करते थे, 3 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, ब्राह्मणी, खरोष्टी और रोमन का और ग्रीक का 3 लिपि का इस्तेमाल करते थे। लेकिन लैंग्वेज जो यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे प्राकृतिक लैंग्वेज। और यह क्वेश्चन में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें पूछा गया था कि अशोक के जो एडिक्ट मिले हैं कहाँ मिले हैं? नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिले हैं। उसमें अशोक ने किस लिपि का इस्तेमाल किया था? तो उसमें अशोका ने खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया था। खरोष्टी का इस्तेमाल क्या किया था, कहाँ किया था? नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उत्तरी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था कि अशोक नदर्न वेस्टर्न पार्ट में जो एडिक्ट था उसमें कौन सा लिपि पाया गया था? तो उसमें जो लिपि पाया गया था वो पाया गया था खरोष्टी।
फिर से बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा कि प्राकृतिक लैंग्वेज अगर आएगा तो लैंग्वेज में प्राकृत रहेगा, लेकिन स्क्रिप्ट जो यूज़ किया था उसमें स्क्रिप्ट जो यूज़ हुआ था वो ब्राह्मणी था, खरोष्टी था और ग्रीक था। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद जो क्लास रहेगा वो हम लोग रिलीजन के ऊपर पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से रिलीजन पाए जाते थे, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का जो स्प्रेड हुआ था इंडिया में वो कैसे हुआ था और इनके संस्थापक कौन थे। यही सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।